Namaskar. My name is Vinay Kumar. I again welcome you all in our next session of political theory. As you know that the topic which we were discussing in our previous lecture, that was sovereignty अथवा संप्रभुता. So far we have discussed what is it all about, संप्रभुता या sovereignty का मतलब क्या है. हमने बड़े अच्छे और सिंपल तरीके से इसको समझ लिया था. इसका एटोमोलॉजिकल या शाब्दिक अर्थ भी समझा था कि सोवरेनिटी की अगर हम बात करें, सोवेरेनिटी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा कि इसको संप्रभुता हिंदी में बोलते हैं. और सोवेरेन जैसे हमारा नेशन होता है तो उसके आगे सोवेरेनिटी लगा दिया तो संप्रभुता बन गया और इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर. तो वी हैड आल्सो डिस्कस्ड सम डेफिनेशन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लाइक फिलोसफिकल वे में मैंने इसके कुछ डेफिनेशंस देखे थे, लीगल वे में हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे और बड़े अच्छे से समझा था कि अगर हम सोवेरेनिटी कहते हैं तो इसका मतलब क्या. हालांकि मैं थोड़ा सा इस सेशन में भी इसको ब्रीफ कर दूंगा व्हाट इज इट ऑल अबाउट, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता अथवा सोवेरेनिटी. So first of all, let me tell you that in today's session we will be discussing uh, what is internal sovereignty and what is external sovereignty. और साथ में we will also discuss some important definitions as far as this particular topic is concerned. Because जो हमने previous session में definitions discuss किया था वो different perspective से था ताकि concept को थोड़ा और clear बनाया जा सके. बट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और एक लेंथी सेशन नहीं होगा. इसमें जो कुछ छोटे से एस्पेक्ट्स मैं इंक्लूड करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इंटरनल सोवेर्निटी क्या है या एक्सटर्नल सोवेर्निटी क्या है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि आंतरिक संप्रभुता क्या है या बाह्य संप्रभुता क्या है. तो हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कई बार इसमें पीपल गेट कंफ्यूज. तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज सेशन. थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. आई होप कि you would have gone through those contents which I had discussed in my previous session. तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द संप्रभुता, थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करना चाहूंगा. इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो जो सोवेरिटी है वो कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रखिए कि राज्य के पास एक ऐसी असीम ताकत है, ऐसी सत्ता, ऐसी पावर है जिसके आधार पर वो अपने सभी आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है. उस पर किसी की बाध्यता नहीं है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सोवेरिनिटी है, जैसे कि हम इसको हिंदी में संप्रभुता बोलते हैं और इंग्लिश के एक वर्ड इंग्लिश में इसको रूपांतरित करें तो सोवेरिनिटी बनता है. और सोवेरिनिटी को लिया गया है लैटिन भाषा के एक वर्ड, या ऐसे भी कह सकते हो कि जो टर्म इंग्लिश में जिसको हम सोवेरिनिटी बोल रहे हैं वो एक लैटिन भाषा के वर्ड से डिराइव्ड है, सुपरनस. तो सुपरनेस का मतलब होता है पैरामाउंट और सुप्रीम पावर. ये अगर आप इसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी. द टर्म विच इज सोवेरिनिटी, यू कैन इजीली डिफाइन व्हाट इज इट ऑल अबाउट. तो ऐसी ताकत, ऐसी पावर जिसके आधार पर वो स्वतंत्र है, उस पर किसी अन्य नेशन की बाध्यता नहीं है. और जो भी कुछ वो डिसीजन लेता है एक राष्ट्र, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उस पर उसका किसी का दबाव नहीं है. अभी आपको मालूम है कि रिसेंट रिसेंट अगर हम बात करें सिनेरियो की तो उसमें भी कैसे डिसीजंस थे जिसमें हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे पावरफुल डिसीजन लिए, बट उस वो दे डिडंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर नेशंस और यू नो अदर कंट्रीज पावर, या कह लीजिएगा कि उनकी शर्तों से या उनकी पॉलिसीज से या उनके सजेशन से उनको कुछ लेना देना नहीं था. उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन लिया. तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सोवेरिनिटी का, संप्रभुता का. ठीक है. और दो तीन चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा. जैसे कि आपको पता है कभी भी कोई मैं टॉपिक नया स्टार्ट करता हूं तो थोड़ा सा मेरी हैबिट है कि जो प्रीवियस टॉपिक जो मैं डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ताकि जो नॉलेज है थोड़ी सी और स्टेबल हो जाए. और ये एक पढ़ाने का अच्छा तरीका भी है. दो तीन टर्म्स से अवेयर रहिएगा, भूलिएगा मत कि एक तो सोवेरिटी जो है एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है. ठीक है. इट इज अ सार्वभौमिक पक्ष है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, या आप कह लीजिए इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है यूनिवर्सलिटी. इसका मतलब ये है कि ये सार्वभौमिक है. अब ऐसा तो नहीं है कि कोई नेशन है तो वो नेशन की जो सोवेरिनिटी है, संप्रभुता है, वो उस नेशन के किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ऐसा नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए है. संप्रभुता पे सभी लोगों का बराबर अधिकार रहता है. अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि हमारे जो आज नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, उसमें जितनी भी आबादियां निवास करती है तो वो सब उस संप्रभुता के अंतर्गत आती है. ऐसा नहीं कि दिल्ली राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए संप्रभुता है और जो बिहार में निवास कर रहे हैं उनके लिए संप्रभुता नहीं है. ऐसा नहीं है. इट इज अ यूनिवर्सल एस्पेक्ट.
as well as I also request you to please keep one main thing in your mind कि it cannot be divided. अगर मैं बोलूँ कि जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, तो कई लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि भाई स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे या लोकल लेवल पे जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, तो इनमें सोवरेनिटी का डिवाइडेशन हो गया। ऐसा नहीं है, सोवरेनिटी एक ही है, समझ गए। अगर हम बात करें, भारत जो राष्ट्र है, जो हमारा नेशन है, उसकी अपनी एक संप्रभुता है, उसकी सिंगल सोवरेनिटी है। और आपने कई बार ऐसा सुना भी होगा, हमारे संविधान में वर्णित भी, इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट कि जो भारत एक लोकतंत्र संप्रभु गणराज्य है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी तो आप सभी जानते ही हैं, और संप्रभुता का मतलब मैं समझा रहा हूँ। और कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों से अगर मैं कहता हूँ कि भारत जो है, इंडिया जो है गणराज्य है, गणतंत्रात्मक या रिपब्लिक कंट्री, उसका मतलब क्या होता है, एंड दे फाइंड देमसेल्फ अनेबल टू आंसर माय क्वेश्चन। देखिए, फिर वही चीज कहूंगा कि मेरा मकसद हमेशा से यही रहता है कि कभी भी कोई भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ और उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, और मैं उसको अगर ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं और आप पूछे भी ना, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, भारत एक गणराज्य है, गणतंत्रात्मक देश है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको फिर बताऊं, थोड़ा सा आप स्टडी किया कीजिए, क्योंकि यही चीजें आपके काम आने वाली है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो लोग यूजीसी नेट में अपियर होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट टर्म्स से ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात बोलते हैं कि भाई ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि भाई सोवरेनिटी का मतलब क्या हो, तो हम तो सिंपल है सोवरेनिटी। बट जैसा कि मैंने बोला कि भारत एक गणराज्य या गणतात्मक देश है, तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा राजा है, जो किंग है, उसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा होता है। वो उसको चुनते हैं अपने किंग को या प्रेसिडेंट को। अगर मैं आपसे बात करूं, ब्रिटिश शासन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, एक हायरकी थी। और जैसे हम ब्रिटेन की बात करें, वहाँ एक हायरकी है। अगर मान लो एक किंग है और उसके बाद उसका सन, मतलब इट इज अ सीक्वेंस प्रोसेस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलता रहता है। और जैसे हमने देखा भी है कि पहले के राजा महाराजा में शासन में अगर वो डेथ कर जाती थी, तो उनका सन फिर उत्तराधिकारी बनता था, गद्दी पर बैठता था। तो गणराज्य का मतलब या गणतंत्रात्मक देश कंट्री का मतलब सिंपल सा यही है कि हमारे देश का जो शासक है वो चुना जाएगा, ही विल बी इलेक्टेड। ठीक है, वो हायरकी नहीं है कोई इसको कि उसकी डेथ हो गई तो उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा और सिंहासन पर बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये प्लीज छोटे छोटे टर्म्स हैं, कई बार पॉलिटिकल साइंस में आप इनसे अवेयर होते हैं, बट इनको भी साथ साथ में क्लियर करते चला कीजिए कंसेप्ट को। और कई बार देखा है कि मेरा टॉपिक कुछ और होता है, बट उसमें अगर कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, तो पहले मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई मूव फर्दर। ठीक है, आई प्रोसीड अहेड। नाउ इतनी सी बात हो गई, सोवरेनिटी क्या है, मैंने आपको फिर से इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि क्या आशय है, क्या तात्पर्य है सोवरेनिटी का। और कुछ साथ में मैंने आपको उसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी। हालांकि आई विल बी डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी इन डिटेल्स। ठीक है, now let's start our today's the main topic, which is the internal and external I would say सोवरेनिटी। तो जब मैं बोलता हूँ कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, इसका मतलब क्या है, पहले हम इंटरनल सोवरेनिटी को ले लेते हैं, यानी कि जो इसकी आंतरिक संप्रभुता है, उसका क्या मतलब है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको अभी बताया कि जो संप्रभु राज्य है, यू नो या संप्रभु गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसकी पास अपनी पावर है। यही तो बोला मैंने अभी, सुप्रीम पावर है, पैरामाउंट, जैसे कि इसका वर्ड का हमने एटोमोलॉजिकल मीनिंग देखा था। तो वो अपने सभी आंतरिक मामलों में किसी भी अन्य नेशन का हस्तक्षेप नहीं चाहता। जितनी भी पॉलिसीज वो बना रहा है, जितनी भी वो उसके खुद के रूल्स है, रेगुलेशन है, स्ट्रेटेजीज हैं, वो स्वतंत्र है बनाने में। और इसमें एक बात और भी यहाँ पर ध्यान रखने के लिए ये है, या ध्यान रखने वाली बात ये है स्टूडेंट्स, कि जैसे कि उस नेशन के अंदर निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सिटीजन्स हैं, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो बाध्य नहीं है कि वो एक एक के पास जाएगा, सलाह मशवरा करेगा, उनके कंसेंट को जानेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, जितनी भी इंटरनल अफेयर्स हैं। साथ ही इस बात का भी विशेष याद रखना है कि वो भी अपनी इच्छा किसी भी नेशंस पर
नहीं डाल सकते या उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिया, चाहे वो जम्मू और कश्मीर को जैसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अभी 370 धारा हटाई गई, या फिर नागरिक कानून आया, नागरिकता कानून आया, या कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी डिसीजंस मेजर लिए गए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल के पास नहीं गया उनकी राय या मशवरा मांगने। ठीक है, वो स्वतंत्र है, यानी कि इंटरनली भी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो जो हमारे भारत के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है, उनको बनाने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनको लागू करने में, ठीक है, वो किसी के द्वारा भी बाध्य नहीं है और किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, स्वतंत्र है, क्योंकि उसके पास अपनी असीम सत्ता है, असीम पावर है। ओके, आई होप दैट द टॉपिक इज वेरी मच clear for you people. We will move further. Now we will talk about the external sovereignty. तो नाउ एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या है? देखिए, तो टर्म से ही मालूम हो रहा है कि एज आई सेड द इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। तो जो एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, इसका मतलब, अब आपको सीधी सी बात पता है, जैसे मैंने बोला कि बाह्य और आंतरिक मामले, तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी या बाह्य संप्रभुता के अंतर्गत ये आ जाएगा कि जितने भी उसके बाह्य मामले हैं, वैश्विक मामले हैं, विदेशी मामले हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, ठीक है, उसमें भी अपना नेशन या भारत या कोई भी राष्ट्र पूर्णतः स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके डिसीजन किसी और के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले। कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, तो कई बार दूसरा नेशंस किसी दूसरी कंट्री के डिसीजन पावर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो उसमें भी वो खुद से स्वतंत्र है, वो किसी और के सलाह मशवरा नहीं चाहता है, इंटरफेरेंस नहीं चाहता है एट ऑल। Okay, I will go through the lines once again, and then the concept will be very much clear for you people. As it says, external sovereignty, on the other hand, refers to the recognition by other states and international organizations of a state's independence and right to govern itself. It involves the capacity to enter into relations with other states, engage in diplomacy, and participate in international organizations. External sovereignty is about a state's status and recognitions in the international community, ensuring that no other state can interfere in its domestic affairs. तो बात पर वही निकल कर आई, जैसे कि ये बोल भी रहा है कि ऑन द अदर एंड रेफर्स टू द रिकग्निशन बाय अदर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल रिकग्निशंस। ठीक है, अपनी जो कंट्री है इंडिपेंडेंट है, उसको रिकग्निशन है, उसकी गारंटी है अमंग अदर नेशंस में, उसकी पहचान है, उसकी ट्रेडिंग है, उसकी कोलैबोरेशन है, ग्लोबलाइजेशन की बात भी हम करते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से आयात निर्यात करते हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि उनके डिसीजंस पावर को वो कंट्रीज इन्फ्लुएंस करेगी। पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, फ्री है, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे बाह्य मामले हो। लेकिन यहाँ पर स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी इज अबाउट स्टेट्स स्टेटस एंड रिकग्निशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, एक अपना ग्लोबल मंच है, एक वैश्विक मंच है। ठीक है, ठीक है, इस व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, इट मींस वी ऑल कम टुगेदर, वी ऑल शेयर द कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, बट इट डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर नेशंस या एनी अदर नेशंस कह लीजिएगा स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज। ठीक है, वी कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कंट्रीज डिसीजंस या द वे दे मेक द पॉलिसीज एंड ऑल। हमारा अपना अलग स्ट्रेटेजी है, उनकी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है, हर किसी नेशंस की अपनी स्ट्रेटेजी है। वो अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं किस लिए? एग्जीक्यूशन करने के लिए पॉलिसीज का, और जो भी कुछ टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव करने के लिए। तो स्वतंत्रता है अपने अपने स्तर पर। आई होप कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज इंटरनल सोवेरेनिटी एंड व्हाट इज एक्सटर्नल सोवेरेनिटी, द टॉपिक इज नाउ क्लियर फॉर यू पीपल। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको समझाया, बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया। और कुछ टर्म्स ऐसे भी आई यहाँ पर, जैसे रिपब्लिक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, हम कहते हैं सोवरेनिटी संप्रभुता, तो मैंने उस चीज को भी क्लियर किया। So this way we can say that in summary, internal sovereignty is about a state's control within its own borders, while external sovereignty is about its status and recognition in the international arena. तो सीधी सी बात है, as I said earlier, कि if I talk about the internal sovereignty is about states control within its own border, यानी कि जो उसका एक geographical area है, जो internal premises है, उसके अंतर्गत जो भी कुछ
पॉलिसीज हैं, जो भी कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए हो, वो उसके लिए स्वतंत्र है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे किसने समराइज किया है एक्सटर्नल सोवरेनिटी, तो इट इज ऑल अबाउट इट्स स्टेटस एंड रिकॉग्निशन इन द इंटरनेशनल अरेना। तो आई होप दीज आर द थिंग्स व्हिच आर क्लियर फॉर यू पीपल। नाउ आई वुड डिस्कस सम डेफिनेशंस एज आई सेड अर्लियर कि in my previous session I had discussed some important definitions from different perspective, like philosophical, legal or political, but at the last I would go through some important definitions because those definitions are very much important, you know, for examination point of view. And if you include this definition in your answer, sure you would score good marks. So let's see what are those definitions which we were left, या कह सकते हैं कि we are still left with. वन सेक, आई विल लेट यू नो जस्ट। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि कुछ डेफिनेशंस आप नोट करना चाहें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो आपको नोट कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विद यू पीपल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एट ऑल। सो हियर आर सम डेफिनेशंस। देखिए, सो मेनी डेफिनेशंस आर देयर एज फार एज सोवरेनिटी इज कंसर्न्ड, but I have selected few definitions which will make the concept clear, very much clear for you people. ठीक है, तो so many definitions are there. First I will start uh, the Jelinek definition. Okay, so I have also mentioned the name of the writer. I can say that the definition, you know, which has been given by some particular renowned philosopher or कह लीजिएगा writer. So the first definition says that characteristics of the state by virtue of which it cannot be legally bound except by its own or limited by any power other than itself. तो वही बात जो हम शुरू में कर रहे थे कि जो अपनी एक स्टेट है उसकी स्वतंत्रता है डिसीजन लेने में, वो खुद फ्री है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी और नेशंस के कह लीजिएगा प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, उसमें उसकी बाध्यता नहीं है। जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये टॉपिक को, सोवरेनिटी को और भी क्लियर बनाती है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज हर डेफिनेशन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बर्जेस की डेफिनेशन मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। इफ आई टॉक अबाउट सोवरेनिटी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सोवरेनिटी टर्म्स को डिफाइन किया है। और वो कहते हैं कि जो राज्य है, जो सत्ता है, जो उसकी सोवरेनिटी, वो ओरिजिनल है, मौलिकता है उसमें, और यू नो एब्सोल्यूट है, लिमिटेड है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी और का शेयर है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड विद एनी अदर्स नेशंस। तो और एब्सोल्यूट पावर की बात वो करते हैं, ठीक है। और ओवरऑल एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी उस स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूशंस, जितने भी यू नो कह लीजिए निवास करने वाले जो जनता, सिटीजन्स हैं, सभी के लिए सोवरेनिटी समान रूप से लागू होती है। ये कभी भी नहीं है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत पावरफुल है ना, तो सोवरेनिटी उसको उसके लिए ज्यादा है, या जो एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल पर्सन की मैं बात करूं, उसके लिए बहुत ज्यादा सोवरेनिटी पावरफुल नहीं है, या उसके बहुत कम है, उसके लिए अगर हम कह सकते हैं कि अप्रभावी है, या उसका उसमें उसके दायरे में नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम जो भी पॉलिसीज हैं, जैसे मैं बात करूं मौलिक अधिकार हैं, यू नो हमारे राइट्स की बात करते हैं, हम हमारी सेफ्टी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, तो राज्य एक समान सभी को लेकर चलता है, सबको साथ में लेकर चलता है। तो जो किसी भी नेशन की जो संप्रभुता होती है, जो सोवरेनिटी होती है, वो उस राज्य में निवास करने वाले, उस राष्ट्र में निवास करने वाले, या उस नेशन में निवास करने वालों के लिए समान रूप से लागू होती है। नाउ इफ आई मूव माई नेक्स्ट definition, which is, I would say, has been given by Pollock. Now you can have a look on it. Just a second. I'll reach and go through the definition, then I'll explain the terms for you people. We have discussed external sovereignty, we have discussed internal sovereignty. Okay, now we are discussing the definitions given by various philosophers, writers. So Pollock says sovereignty is that power which is neither temporary nor delegated, nor subject to particular rules, which it cannot alter, not answerable to any other power over earth. इस पूरी अर्थ पर, पूरे ग्लोब पर किसी और के लिए वो आंसरेबल नहीं है। जो उसका नेशन है, उसकी जो खुद की सोवरेनिटी है, उसमें स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, यू नो ही हैज गॉट पैरामाउंट काइंड ऑफ, कहते हैं ना थिंग, अभी मैं जिसका एटोमोलॉजिकल मीनिंग बता रहा था, सुप्रीम पावर। किसी और नेशन या कंट्रीज की जो सोवरेनिटी है, वो ठीक है, उसका वो अपना मैटर है, बट उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, और समान रूप से डेलीगेट है।
टेम्परेरी नहीं है। वन मोर थिंग इज, यहाँ पर इनके डेफिनेशन में एक मेन चीज है, टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। ठीक है, जो कंसेप्ट है दैट इज नॉट टेम्परेरी, परमानेंट, यूनिवर्सल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, पावरफुल, पैरामाउंट, दीज आर some important terms which are related with sovereignty. Okay, now वुडरो विल्सन क्या कहते हैं कि सोवरेनिटी इज द डेली ऑपरेटिव पावर ऑफ फ्रेमिंग एंड गिविंग एफिकेसी टू द लॉज। ठीक है, डेली ऑपरेटिव पावर ऑफ फ्रेमिंग एंड, जो भी पावर की बात करें, सत्ता की बात करें, पावर ऑपरेशन की बात करें, मेकिंग लॉज की बात करें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की बात करें, या हम बात करें पॉलिसीज मेकिंग की, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज की, तो उसमें भी एक नेशन की अपनी सॉवरेनिटी है, इजंट इट? Now, if I'll go through the last definition, the sovereignty, it has been given by Lasky. So let's go through this definition. The sovereignty is legally supreme over an individual or group, says Lasky. He possesses supreme coercive power. तो लास्की कहते हैं कि जो स्टेट है उसके पास अपनी एक सुप्रीम पावर है, लीगली सुप्रीम ओवर एन इंडिविजुअल और ग्रुप। यानी कि अभी मैं आपसे बात बता रहा था, जो स्टेट के अंतर्गत जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उन सभी के ऊपर उसकी एक लीगल पावर है, यानी कि इलीगल। अब हम वही वाली बात है, क्योंकि ये राष्ट्र कोई नेशन है, अगर वो पावरफुल है, अगर वो हम हमारे लिए कुछ पॉलिसीज बना रहा है या हमसे अपनी बातें मनवा रहा है, तो देर इज ए लेजिटिमेट काइंड ऑफ थिंग, वो इलीगल नहीं है। तो वही बात यहाँ लास्की कहने की कोशिश करते हैं, दो ही हैज गॉट पावर, या हम कहें किसी नेशन के पास पावर है, सुप्रीम पावर है, पैरामाउंट नेशन इज देयर, बट इट डजंट मीन कि वो कुछ इलीगल वे में हमसे कुछ अपनी बात करवाएगा। ठीक है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, बट उसको भी अगर हम बोलें कि जो जुडिशरी है हमारी, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस तरीके से आप देखते हैं, अगर हम सोवरेनिटी की बात करें, दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन, which was about, I would say, the internal and external sovereignty, यानी कि इसको हिंदी में अगर आप बोलेंगे, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कुछ डेफिनेशंस वी वर लेफ्ट विद सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, दोस डेफिनेशंस आई हैव आल्सो डिस्कस्ड विद यू इन टुडेज सेशन, and I request you to please include this definition in your examinations. You would definitely could score good marks. Or then I also discuss about this internal terms and external terms. I hope ki the session would have been very much interesting for you people. I hope you all would have enjoyed the sessions, and thank you very, very much for being part of this valuation session. In my next session, I'll be discussing about the characteristics of sovereignty. That is very, very much important topic. संप्रभुता की विशेषताएं क्या हैं, अलग से क्वेश्चन आता है, चाहे फुल मार्क का क्वेश्चन हो, तो संप्रभुता की विशेषताएं, कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल ब्रिंग फॉर यू पीपल, एंड आई विल डिस्कस वन बाय वन। टॉपिक गोइंग टू बी अ वेरी मच कह लीजिएगा वैल्यूबल सेशन। सो नेक्स्ट सेशन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, और प्लीज नोट्स बनाते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा, बिकॉज कभी भी किसी भी लेक्चर को एक बार सुनने से जो नॉलेज है वो स्टेबल नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स में डिस्कस करूंगा, ये पूरी यूनिट ही है, जो यूनिट थर्ड है पूरी, इट्स ऑल अबाउट द सोवरेनिटी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्ट्स, देन also there are some threats as far as sovereignty is concerned. So I'll cover all the topics one by one. So till then, have a nice day. Bye bye. Thank you very much for being with me, and have a nice day. Bye bye.